नमस्कार, स्वागत है आपका मैथमेटिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 2 का भाग 4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल का नामकरण, विशेषताएं और प्रवृत्तियां। तो नामकरण की क्या समस्याएं रही हैं, आदिकाल के संदर्भ में जो विद्वान हुए हैं उनके विचार थे वो, और आदिकाल की कुछ नामकरण का जो औचित्य है, ये सभी कुछ और उसका निष्कर्ष भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है कि अगर हम आदिकाल टॉपिक पढ़ने जाए तो हमारा ये होता है कि हम पहले ये नाम जो है उसे कब नामकरण हुआ, उसकी क्या क्या समस्याएं आई उसके नामकरण में, और विद्वानों के तर्क क्या थे, मत क्या थे। तो आज हम वही सब बात करेंगे, आदिकाल का नामकरण, विशेषताएं और प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले आज बात करेंगे आदिकाल का नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया, जो बाद में बहुप्रचलित भी हुआ, और शुक्ल जी ने वीर गाथा काव्यों में प्रचुरता के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो सबसे पहला संगत और तार्किक आधारों पर लिखा गया ग्रंथ माना जाता है, और सभी इसको स्वीकार भी करते हैं। कई में मतभेद भी है, लेकिन अधिकतर सभी इसको स्वीकार करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, जो बहुत प्रचलित भी है, और इसमें क्योंकि उन्होंने एक इसकी विशेषता भी बताई है कि इसमें वीर गाथा काव्यों में प्रचुरता के आधार पर ही उन्होंने वीर गाथा काल का नामकरण किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कई प्रश्न आते हैं, उनके जो कथन रहे हैं उनसे संबंधित। तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक सभी को पढ़ना अनिवार्य है। ये मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करती हूँ कि जिन्होंने नहीं लिया हो वो जरूर ले लें। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो प्राकृत की जो अंतिम अवस्था में ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव उन्होंने माना है। उनका यही कथन था कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल का संवत उन्होंने 1050 से लेकर संवत 1375 तक माना है। अर्थात उन्होंने जो एक उदाहरण दिया कि उन्होंने लिखा है कि जो महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का उनका ये जो आदिकाल है इसको माना जा सकता है। तो जो इसमें बहुत सारे उनके कथन आते हैं हिंदी में और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये कुछ सर्वेश जी नमस्कार। तो ये कुछ जो आचार्य रामचंद्र जी के कथन हैं जो आदिकाल से संबंधित है। महेश जी नमस्ते। तो अगर हमें यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो उसमें भले ही एक प्रश्न हो, लेकिन कथन से संबंधित अवश्य होता है, और इस पुस्तक को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो सबसे अगर संगत और तार्किक ग्रंथ अगर कोई माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो वो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ही लिखा हुआ माना जाता है। सबसे पहला जो ग्रंथ था, पहला नहीं लेकिन जो तार्किक और संगत जैसे माना जाएगा, प्रमाणिक जैसे माना जाएगा। तो आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए प्रारंभिक काल के सीमा निर्धारण तथा नामकरण पर मतभेद रहा है। उन्होंने संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक के काल को वीर गाथा काल नाम, जो अभी कुछ 12 रचनाएं हैं उनकी, उसके आधार पर दिया है। और लेकिन हम उन्हीं का एक अध्ययन जो करेंगे उसमें देखेंगे कि जो 12 रचनाएं हैं उसके आधार पर क्यों इसको नहीं माना जाना चाहिए, इनमें कुछ रचनाओं में जो मतभेद रहा है वो क्यों रहा है। तो पहले रचनाएं देख लेते हैं। तो ग्रंथ का नाम
है विजयपाल रासो, जिसके कवि नल सिंह हैं, और संवत 1350 इसका रचना काल है। और हमीर रासो इसके कवि सारंगधर हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1375 संवत। और कीर्तिलता विद्यापति की है और कीर्ति पताका भी विद्यापति की है, और दोनों का रचना काल 1460 है। और खुमार रासो की बात करें तो खुमार रासो दलपत विजय जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1180 से 1205 तक। और बीशल देव रासो नृपति नाल ने लिखी है और इसका रचना काल है संवत 1292। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, जिसका संवत है 1225 से 1249 तक। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष संवत 1225 है। प्रतिभा जी हेलो। और जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1240 है। और परमाल रासो जगनिक की है, खुसरो की पहलियां अमीर खुसरो जी की है और विद्यापति पदावली विद्यापति की है। और इनका सबका प्रकाशन वर्ष भी रचना काल भी सामने दिया गया है। प्रतिमा जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी की दुआओं से। गुड इवनिंग। तो इनका अब हम एक और अध्ययन करते हैं। अगर हम इसको देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये जो रचनाएं 12 दी हैं और इनके आधार पर उन्होंने अपने इस काल को जो नाम दिया है आदिकाल नाम दिया है। ये नामकरण के लिए अगर हम इन सभी रचनाओं का अध्ययन करें तो ये नामकरण के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती हैं, क्योंकि जो ये 12 रचनाएं हैं इनमें पहली जो 4 हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं और जो हिंदी की रचनाओं में विद्वान इसको उस समय का नहीं मानते हैं। और जहां बात करें बीसल देव रासो और खुमार रासो की, तो शुक्ल जी ने ये रचनाएं भी जो हैं ये शुक्ल जी ने पहले की रचना माना है, तो ये उन्होंने पहले की ही इससे मान लिया है, लेकिन उन्होंने इसमें आदिकाल में इसको प्रयोग किया है। और जो नरपति नाल का समय जो है वो कुछ विद्वान जो 1545 मानते हैं, सॉरी उनका समय ही जो है वो 1545 विक्रमी है। तो फिर ये जो रचना है इसके बारे में भी कुछ उनका मतभेद रहा है। और हमीर रासो का जो अभी तक पूरा प्राप्त ही नहीं हो पाया है, ये अधूरा ही प्राप्त हुआ है हमीर रासो, तो इस आधार पर हम इसका ये आदिकाल का जो नामकरण है इसको प्रमाणिक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी में जैसे विजयपाल रासो है तो इसे मिश्र बंधुओं ने 1355 की रचना माना है। संवत की बात कर रही हूँ, ये ध्यान रखें। तो ये 1355 की बात माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जय मयंक जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ का जो यहाँ उल्लेख है इसके बारे में भी कुछ अधिक जानकारी उन्होंने कहा है कि ये भी इसका मात्र यहाँ पे उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका कोई भी रूप जो अनुसंधान करता है उनको प्राप्त नहीं हो सका है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। तो इस प्रकार जो पृथ्वीराज रासो उस पर तो काफी कुछ रहता है विवाद, तो उसे कुछ लोग प्रमाणित मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने भी स्वयं अर्ध प्रमाणिक माना है। तो यहाँ पे ये जो आदिकाल की रचना है काफी कुछ अपने आप में ही एक उलझी हुई पहेली समझ सकते हैं। तो परमाल रासो का जो मूल रूप है वो अभी तक अज्ञात है। और अगर खुसरो की पहेलियों की बात करें तो ये वीर गाथाओं से बिल्कुल दूर हैं, और विद्यापति की रचनाओं को वीर गाथा काल में की एक सीमा में एकदम समेटना ये संगत नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी ने भी विद्यापति का समय 1460 विक्रमी माना है। और जब शुक्ल जी इसका नामकरण कर रहे थे आदिकाल का, तो उन्होंने वो भी इस सामग्री से संतुष्ट नहीं थे। उनका कथन यही था कि जो इन्होंने खुद यही कहा था कि जो इसी संक्षिप्त सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। तो ये उनका जो ये कथन है इससे काफी कुछ समझ में आ सकता है, काफी कुछ स्थिति साफ हो रही है कि शुक्ल जी खुद इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इसको बांटा अवस्था और इसमें रचनाएं भी दी हैं, लेकिन उन्होंने
स्वयं कहा है कि इसी संक्षिप्त सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है और उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। तो ये उन्होंने आदिकाल के बारे में कहा है। तो इससे स्पष्ट है कि जो सामग्री के आधार पर वीरगाथा कालीन साहित्य का जो एक विशाल स्तंभ खड़ा किया जा रहा है वो इसके आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुक्ल जी ने इस काल में बहुत सी रचनाओं को अपभ्रंश कहकर ही हिंदी से के बिल्कुल कॉलम से एकदम अलग कर दिया है। और जबकि हमने अभी देखा इसमें इन रचनाओं में जो ये 12 रचनाएं हैं, इसमें जो पहली 4 हैं, प्रथम 4 हैं, वो अपभ्रंश को उन्होंने अपने जो रखा है, माना उन्होंने अपभ्रंश का ही है, लेकिन उन्होंने उसको आदिकाल में प्रयोग कर लिया है। और जहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो अपनी अपभ्रंश मिश्रित जो एक इस हिंदी को पुरानी हिंदी माना है, उन्होंने अपभ्रंश मिश्रित जो हिंदी थी इसको उसको पुरानी हिंदी माना है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। और भी जो विद्वान हैं वो इसके बारे में काफी कुछ भ्रम कहते हैं। नीलम जी गुड इवनिंग। तो उनका भी यही विचार है कि जो रचनाएं हैं इनको हिंदी की रचनाएं नहीं मानी जा सकती, ये अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, ये जो प्राथमिक पहली 4 जो हैं, तो आदिकालीन साहित्य की जो आधार सामग्री के रूप में स्वीकार की जाएंगी वो ये रचनाएं नहीं हो सकती हैं। इनके आधार पर पूरा आदिकाल का हम नामकरण नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार जैसे सरहप्पा जो थे हिंदी के पहले कवि माने गए हैं और उनका समय 850 सन है, सन बता रही हूँ, और पुष्यधन तो है, उनको भी हिंदी के आरंभिक कवियों में स्वीकार किया गया है। शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं के साथ साथ जैन धर्म, सिद्ध और नाथ की रचनाओं को भी धार्मिक कहते हुए साहित्य से उनको बहिष्कृत ही बिल्कुल कर दिया, लेकिन हम उसको भी आगे अध्ययन करेंगे। तो अब ये बात करें अगर नामकरण का जो औचित्य था, तो आचार्य शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। ये ऊपर हमने भी बताया है और उन्होंने इस नामकरण के 2 आधार बताए हैं। एक तो वीरगाथा काव्य और दूसरा वीरगाथा काव्य ग्रंथों का प्राचुर्य और दूसरा उन ग्रंथों की लोकप्रियता। तो उन्होंने सिर्फ इन्हीं आधार पर वीरगाथा काल जो नाम दिया है। तो इसको जो ये कथन था, जो इनकी नामकरण था, इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया है और बताया है कि जो शुक्ल जी ने जो आधार ग्रंथ जो बताए हैं वो महत्वपूर्ण ग्रंथ भी नहीं है, ना ही वे अपने युग में कोई लोकप्रिय ग्रंथ थे। ऐसा कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो उन्होंने एकदम आलोचना की है। तो इनमें से कुछ रचनाएं जो हैं, जो उनका कथन था कि इनमें से कुछ रचनाएं हैं जो बहुत बाद की हैं या बहुत पहले की हैं। तो इन रचनाओं का विस्तृत रूप है या बहुत पहले की रचना हो सकती हैं और इन्हें भ्रम से नवीन मान लिया गया है, यानी बहुत बाद की, यानी बहुत पहले की हैं। और जो द्विवेदी जी हैं, इन्होंने ही वीरगाथा काल नाम देने के ये बिल्कुल पक्ष में नहीं रहे हैं, वे इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त मानते थे। तो उनका कथन यही था कि आदिकाल नाम इसको दिया जाना चाहिए, वीरगाथा काल नाम नहीं देना चाहिए। तो वीरगाथा काल जो आदिकाल के नामकरण की हम ये पहले समस्याएं डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके नामकरण में जो मतभेद रहे हैं, विवाद रहे हैं काल के संबंध में, वो सभी। क्योंकि आचार्य शुक्ल ने साहित्य की जो मूल प्रवृत्ति के आधार पर, मुख्य प्रवृत्ति उस टाइम पे थी, जो वीरता की जो काव्य रचनाएं लिखी जा रही थी, उसके आधार पर किया है। तो अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप अगर चाहें तो ये एक बार ये देख सकते हैं। ये ध्यान रखना होता है क्योंकि क्या पता इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाए उसमें। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका विरोध करते हुए बताया कि शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट कई आधार ग्रंथ महत्वपूर्ण भी नहीं है और ना ही वे अपने युग में लोकप्रिय थे। इनमें से कुछ रचनाएं बहुत बाद की हैं या पहले की रचनाओं का विस्तृत रूप है। उन्हें भ्रम से नवीन मान लिया गया, इसलिए डॉक्टर द्विवेदी इसे वीरगाथा काल नाम देने के पक्ष में नहीं है और वे इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त समझते हैं। क्योंकि इस समय जो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य भी लिखा जाता है तो इसको सांप्रदायिक ग्रंथ कहकर भी इसकी उपेक्षा की गई और शुक्ल जी ने जो 12 ग्रंथ दिए उसकी प्रामाणिकता भी जो है वो संदिग्ध है।
तो इन सभी के आधार पर जो निष्कर्ष निकला वो देख लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है, लेकिन ये भी एक तर्क संगत नहीं है। और क्योंकि जो उस समय जो अनुसंधानकर्ताओं थे उनसे ज्ञात हो सका, अनुसंधान द्वारा ज्ञात हुआ कि जो तत्कालीन साहित्य में चारण प्रवृत्ति जो थी वो बहुत आवश्यक थी, थोड़ी बहुत अवश्य थी, पर उसकी प्रधानता नहीं थी। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि वीर गाथा काल की तुलना में आदिकाल नाम अधिक उपयुक्त है। वीर गाथा काल नाम एकांकी है। जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण किया गया वे अप्रामाणिक हैं, अतः जब नाम आधार ही खिसक गया हो तो उसके आधार का नामकरण नहीं किया जा सकता। ये एक आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि जो वीर गाथा काल की तुलना में अगर आदिकाल नाम अगर हम देखें तो वो अधिक सटीक होगा, उसे अधिक माना गया है। क्योंकि एक जो आदिकाल के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही एक कथन और भी था कि उन्होंने कहा था कि वस्तुतः आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभाव संपन्न परंपरा और काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। पर यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़ग्रस्त और सजग एवं सचेत कवियों का काल है। तो और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है कि इसके बाद जो अगर पाठक जो है वो इस धारणा से मुक्त रहे तो ये नाम बुरा नहीं हो सकता है कि वो अगर ये धारणा ना बनाए कि जो ये आदिकाल का जो नाम है ये बहुत ही आदिम समय का है और इसमें काव्य रूढ़ियों से जो अछूते रहे, तो ही वो इस नाम को अगर धारण करें तो ये बुरा नाम नहीं हो सकता है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो ये कथन मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कथन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। और शुक्ल जी ने तो इसको अर्ध प्रमाणिक माना ही है। जो पृथ्वीराज रासो है और उसके बारे में उन्होंने इस पूरे अपना जो उन्होंने 12 रचनाएं दी हैं उसके बारे में उन्हें खुद भी संदेह था, उन्होंने खुद भी इसको एक सटीक नहीं माना है। और अब हम बात करेंगे आदिकाल की परिस्थितियां कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, विशेषताएं जो रही होंगी, प्रवृत्तियां थी, वो क्या थी। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये अपना ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उस समय की जो जनता की चिरवृत्ति थी, उस समय जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियां थी, उनके आधार पर उन्होंने उसको जनता की जो मनोभाव थे उसके आधार पर इसको रचना की थी इस ग्रंथ की। और इसमें जो उस टाइम का साहित्य था उनका मानना ये था कि जो सभी जो रचनाएं हैं उसमें कुछ वो अपने जनता के द्वारा ही, जनता में जो भाव उस समय जो स्थिति प्रचलित होती है, स्थिति रहती है, उसके आधार पर ही रचनाएं लिखी जाती हैं, साहित्य उससे प्रभावित होता है। तो ये आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं वो देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति, जो राजनीतिक परिस्थितियां ये थी कि ये जो समय था आदिकाल समय युद्ध का समय था, अशांति का समय था, क्योंकि भारत खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। जो अलग अलग राजा जो थे जैसे परमाल, चंदेल, चौहान वंशी राजा थे, वो उन्होंने सभी ने अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। वे आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर उस समय जो उनकी जो सुंदर राजकुमारियां थी तो उनसे विवाह करने के लिए इन राजाओं में युद्ध होता रहता था। तो इनसे युद्धों से बिल्कुल राजाओं की शक्ति भी क्षीण हो गई थी और जो विदेशी जो थे वो उस समय युद्ध का उनका पदार्पण हुआ, वो भारत में प्रवेश कर गए, क्योंकि आपसी जो मतभेद था, आपसी जो फूट पड़ी हुई थी, इसका फायदा उठाकर। तो जैसे जब 10वीं सदी में महमूद गजनवी और 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया, भारत में वो आए 10वीं सदी में महमूद गजनवी जिन्होंने और मोहम्मद गौरी ये सभी जो आए थे, पहले भारत में सिर्फ लूटने और व्यापार करने के उद्देश्य से, एक उनका ये छल था, बस लूटने के उद्देश्य से आए थे। तो लेकिन फिर वहां पे वो स्थापित भी होने लगे। तो ये सभी जो था, इन सभी का परिणाम ये हुआ कि देश में जो मुस्लिम
जो थे राजा थे, मुसलमानों का जो शासन स्थापित हो गया और उस समय जो गृह क्लेश बहुत ही चरम अवस्था में पहुंच गया, अराजकता फैल गई और संघर्ष और एक एकदम अशांति का भाव जनता में व्याप्त हो गया। तो जनता एकदम त्रस्त थी, आतंकित थी और उसमें राष्ट्रीयता का बिल्कुल भाव व्यापक रह ही नहीं गया। तो वे जो भी राजा थे वे छोटे से राज्य को ही अपना एकदम राष्ट्र समझने लगे थे। ये सभी उनके अंदर भाव आ गया था। तो ये एक राजनीतिक परिस्थिति उस समय की इस तरह से थी। तो इसके आधार पर उन्होंने इसको वीर गाथा काल दिया, क्योंकि इस समय काफी कुछ युद्ध हुए, काफी कुछ जो विदेशी आए उस समय उनसे भारतीय जो थे वीर, उन्होंने युद्ध भी हुआ। उस समय की जो प्रवृत्ति जो थी उसके आधार पर उसमें युद्धों का एकदम सजीव वर्णन किया गया था उन रचनाओं में। तो ये प्रवृत्तियों में भी हम देखेंगे तो उसमें उन सभी को हम राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत लाते। राजनीतिक परिस्थितियां यही थी कि उस समय देश में जो स्थिति थी उसके आधार पर आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई इनको ध्यान में। और धार्मिक परिस्थिति क्या थी उस समय, तो जो अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतरों का बोलबाला था। सिद्ध, नाथ, जैन संप्रदाय भी जनता में प्रचलित थे। अशिक्षित जनता में सिद्धों का प्रभाव अधिक था। 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ और नाथ पंथ में योग, सदाचार पर अधिक बल दिया गया था और वैदिक धर्म में बौद्ध एवं सिद्धों के प्रभाव से विकृत आ गई थी। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अशांति, असंतोष से युक्त था। तो उस समय जो था कि सिद्ध और बौद्ध या जैन जो थे, जो अलग अलग धर्म जैसे बौद्ध, जैन और शैव और वैदिक धर्म के जो अनुयायी राजा थे वो सभी इस काल में हुए हैं। तो जो कुछ राजा ऐसे थे जो अहिंसा मूलक धर्मों को कुछ राजा पसंद करते थे और कुछ नहीं करते थे। और जो इस समय बौद्ध धर्म में जो विकृति आई सिद्ध संप्रदाय के रूप में वो दिखने लगी सभी में, उसके आधार पर ही सिद्ध संप्रदाय बना। और सिद्ध और नाथ, जैन संप्रदाय जो थे उस समय काफी प्रचलित हो गए थे, क्योंकि और जो अशिक्षित जनता थी उसमें सिद्धों का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था। और ये सब हम सिद्ध तो आगे पढ़ने वाले हैं, अलग से एक टॉपिक के बारे में पूरा सिद्ध साहित्य जो है उसको डिस्कस करेंगे, नाथ साहित्य और ये सभी। तो जो 12वीं शताब्दी जो उस टाइम की जो जनता थी वो बहुत ही सिद्धों से प्रभावित होती थी और 12वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का, तो नाथ संप्रदाय में योग, सदाचार पर ज्यादा बल दिया जाता था और वर्ण व्यवस्था जो थी उसका विरोध किया जाता था। और उस समय गुजरात में जैन धर्म का बोलबाला था। तो जैन मुनि अपभ्रंश भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे, जिसमें स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, हेमचंद जैसे ये सभी कवि उस समय हुए थे। और इन्होंने जो अपभ्रंश भाषा में जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी है ये कुछ रचनाएं अपनी। और जो वैदिक धर्म था उसमें भी काफी विकृति आ गई थी, क्योंकि इस समय अलग अलग प्रकार के जो धर्म थे उनका विकृत रूप जो नाथ, जो सिद्ध ये सब हुए, उनसे बने हुए संप्रदाय थे, उनके अगर हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि धार्मिक परिस्थिति जो थी वहाँ की जो जनता हमारे देश की थी वो अशिक्षित जनताओं में सिद्धों का प्रभाव एकदम से बढ़ गया था। ये सभी जो धार्मिक परिस्थिति को भी प्रभावित कर रहे थे। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो आदिकाल का वातावरण था वो बिल्कुल अशांति का था, असंतोष का था और विक्षोभ का था, क्योंकि जो जनता थी वो बहुत ही प्रभावित होती थी। जो सिद्ध जो थे उनसे इतना प्रभाव पड़ता था कि वो उनके तंत्र मंत्र जो भी रहते थे वो सभी ये लोग जनता एकदम से उनसे प्रभावित हो जाती थी, उनको मानने लगती थी। और अब अगर बात करें सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां, तो समाज में बिखराव आ गया था उस समय। जनता धर्म एवं शासन की ओर से निराश थी। लोग महामारी एवं युद्ध जैसे संकटों को पूजा पाठ से टालना चाहते थे। तो वर्ण व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा था और निम्न कहे जाने वाली अनेक जातियां जो थी वो सिद्ध हो गई थी। वर्ण व्यवस्था जैसे उस समय बिल्कुल समाप्त होने लगी थी, समाप्त तो नहीं, अगर उसे एक उस समय चरमरा रही थी बिल्कुल। और स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं था।
वे मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भारत धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हो रहा था और वे हिंदू आस्था को ध्वस्त कर रहे थे। हिंदुओं पर मुसलमानों का रंग, उत्सव, परिधान, आहार, मनोरंजन आदि अनेक बातों में चढ़ने लगा था। यानी जो उस समय ऐसा बिखराव आ गया था सामाजिक रूप से कि जो जनता थी वो धर्म और शासन की ओर से बिल्कुल निराश हो चुकी थी, क्योंकि जो मुस्लिम जो थे शासन जो था उस समय वो इतना क्रूर कह सकते हैं। उस समय का जो शासन रहा है क्रूर ये कहें, या जो उस समय की जो स्थिति थी उसके आधार पर बात करते हैं, तो उससे जनता एकदम से निराश हो गई थी। उनको अपने ही घर, अपने ही देश में उन्हें बाहरी जैसा बर्ताव उनके साथ होने लगा था। और जो उस समय के लोग महामारी जो थी या युद्ध जो थे उनको पूजा पाठ या फिर तंत्र मंत्र से मिटाना चाहते थे। जैसे जो धार्मिक अभी हमने परिस्थितियां पढ़ी, तो उसमें जब सिद्ध और नाथ ये सभी जब आए, उस समय जनता अशिक्षित भी थी और उनको पूजा पाठ से वो सोचते थे एकदम से प्रभाव काफी सिद्ध का काफी अधिक पड़ा था, तो तंत्र मंत्र और पूजा पाठ से सभी को वो टालना चाहते थे। और ब्राह्मण जो थे उसमें भी पूज्य भाव में कमी आ गई थी, काफी उन पे अलग अलग प्रकार के बंदिशें लगाई गई थी। अलग अलग प्रकार से उन सभी को जो बड़ व्यवस्था थी वो भी एकदम से ढांचा उसका बिल्कुल चरमरा गया था। और जो निम्न कही जाने वाली जातियां थी वो सिद्ध कही जाने लगी थी, वो सिद्ध हो जा रहे थे। जो जिनको अपने बड़ में जो बड़ व्यवस्था है उसमें विभाजित किया गया है, तो जो निम्न जाति के लोग थे वो अपने अगर उसमें खुश नहीं होते थे तो वो सिद्ध हो जाते थे। तो और जो उस समय स्त्रियों के प्रति बहुत ही खराब दृष्टिकोण था। मुस्लिम जब आए, जो स्त्रियां थी वो केवल एक भोग्या बनकर रह गई समाज में, और जो धनी व्यक्ति थे वो एकदम उनको बिल्कुल क्या कहें रंगरेलियां मनाने के लिए एकदम प्रयोग करते थे। और जो राजकुमारियां थी तो सुंदर राजकुमारियों के लिए युद्ध होने लगे थे। ये बहुत ही एक आदिकाल बहुत ही एक सामाजिक सांस्कृतिक जो समाज के रूप जो था बिल्कुल एकदम बिखर गया था उस समय। और जो मुस्लिम संस्कृति थी उसका भी काफी कुछ प्रभाव पड़ा कि जो मुसलमान जो थे वो हिंदू की जो आस्था के मंदिर रहते थे उन सभी को ध्वस्त कर रहे थे, और हिंदुओं पर अलग अलग कर लगाए जाने लगे थे। उनकी पूजा पद्धति इन सभी का विरोध किया जाने लगा था, जहां तक उनके मंदिर उनको हर बात से रोका जाता था। उनको धार्मिक रूप से भी उनको स्वतंत्रता नहीं थी। और हिंदुओं की स्थापत्य कला उच्च कोटि की थी। जैसे आबू का जैन मंदिर देखें, या फिर हम जो खजुराहो का कंदर्प मंदिर है, या पुरी एवं भुवनेश्वर के मंदिर हैं, तो ये हिंदुओं की जो स्थापत्य कला है उसके उदाहरण हैं और इतनी उच्च कोटि की थी। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब मुसलमान आए तो उनका रंग हिंदुओं पर चढ़ने लगा, क्योंकि उनके जो उत्सव थे वो मनाए जाने लगे। परिधान जो थे उनके जैसे वस्त्र धारण करना और आहार करना, मनोरंजन, ये सभी बातों पर उन सभी मुसलमानों का उस समय का कला में भी जो दोनों जो संस्कृतियां थी उनका आदान प्रदान होने लगा था कि आपसी जो एक जो समाज में अगर रहते हैं तो आपसी जो भाईचारा है वो कुछ भी व्याप्त उस समय नहीं रह गया था। और अब अगर हम बात करें साहित्यिक परिस्थितियां, तो साहित्य की दृष्टि से समृद्ध काल है। आनंदवर्धन, मम्मट, भोज, क्षेमेंद्र, कुंतक और राजशेखर जैसे विद्वान इसी काल के हैं। तो ये जो विद्वान थे ये इसी काल के विद्वान हैं और इनकी कुछ रचनाएं हम आगे अध्ययन करेंगे जैसे जैसे आगे अध्ययन हमारा बढ़ेगा। और जैन कवि अपभ्रंश का प्रयोग कर रहे थे, जबकि चारण या भाट कवि देश भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और वीर योद्धाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करना उनका कार्य था। तो जो उस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में एक कथन लिखा है। उनका ये कथन है कि उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण या इन सभी चीजों का आलाप करते थे, अत्युक्त पूर्ण आलाप करते या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करते थे, वही सम्मान
पाते थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसमें लिखा है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो यहाँ पे इस नोट्स में संकलित हैं। कोशिश करूंगी आपको ये नोट्स अब प्रतिदिन प्राप्त हो सके। तो जो वीर योद्धा होते थे उनकी जो भी कवि होते थे, उनके राज्य में जो कवि रहते थे, वो कई बार युद्ध के सजीव वर्णन करने उनके युद्ध में जाते थे, युद्ध भूमि में जाते थे और अपने राजाओं को उत्साहित करने के लिए लेख लिखते थे। और उनकी इतनी अधिक आश्रयदाता जो राजा रहते थे, उनके आश्रयदाता की बहुत प्रशंसा करते थे। तो ये कुछ साहित्यिक परिस्थितियां थी जो उस समय व्याप्त थी। और अपभ्रंश काल, जो अपभ्रंश है वो इस काल में मुख्य रूप से धर्म की भाषा बन गई थी, क्योंकि जो जैन कवि थे उन्होंने गुजरात में रह के जो पुराणों को अपभ्रंश भाषा में नए रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें स्वयंभू है, पुष्यदंत, धनपाल, कुशल नाव और हेमचंद्र जैसे जो कवि हैं, उन्होंने जो पौमचर्यु, महापुराण, भविष्यत कहा, ढोला मारूरा दोहा और शब्दानुशासन की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो इस काल में लिखी गई थी। तो इससे सभी स्पष्ट ये होता है कि जो वीर गाथा काल की जो परिस्थितियां, जो प्रवृत्तियां थी और परिस्थिति, जो उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर इन सभी का असर ये पड़ा कि वीर गाथा काल की रचना हुई, वीर गाथा काल की उसको कहा जाता है। और अब अगर हम बात करें आदिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो वीर गाथा काल का समय सांस्कृतिक और धार्मिक सभी दृष्टियों से अत्यंत उथल पुथल का रहा है। इस काल में जहां एक ओर जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण होता रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवि भी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्यों की रचना करते रहे हैं। तो जो उस समय के जो राजा मैंने बताया, जहां पे जो भी आश्रयदाता राजा होते थे, उनके दरबार में जो भी कवि रहते थे, वो अपने राजा की प्रशंसा में रचनाएं लिखते रहते थे। जैसे जो 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जो हिंदी साहित्य को आदिकाल और वीर गाथा काल नाम दिया गया है, तो इस काल में युद्ध का उन्माद फैला हुआ था। युद्ध हर जगह व्याप्त था, युद्ध हो रहे थे, काफी कुछ हो रहे थे और मुसलमान जो थे वो बार बार जो सभी जगह अशांति फैला रहे थे देश में और आक्रमण कर रहे थे, उससे अशांति फैला रहे थे। तो इसलिए जो साहित्य में से वीरता, शौर्य और जो पराक्रम का जो भाव था वो उत्पन्न हो रहा था। जो कवि थे वो जो राजाओं के भावों को वहां पे व्यक्त करते थे। जनता में, सभी जो जनता थी उसमें वीरता और शौर्य, पराक्रम के लिए उनको प्रेरित करते थे। कवि उस समय ऐसी रचनाएं लिखते थे जैसे सभी को प्रोत्साहित हो सके। और उस समय वैराग्य की भावना काफी प्रबल थी। तो जो उस काल में हिंदी अपभ्रंश से अलग स्वरूप धारण करने के प्रयास में थी और हिंदी भाषा का जो स्वरूप था वो स्थिर नहीं हो सका था, आदिकाल में स्थिर स्वरूप नहीं हो सका था। तो अब अगर हम बात करें आदिकाल के साहित्य की जो कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में, तो वो कुछ इस प्रकार से बताई जा सकती हैं कि जैसे उस समय कल्पना का प्राचुर्य था। जैसे जो भी वीर गाथा काल की रचनाएं हैं वो इतिहास और कल्पना का समन्वय माना जा सकता है, उसमें समन्वय दृष्टिकोण है उसमें। और जो इस युग में जो भी रचनाएं लिखी गई थी वो तो या तो नायक तो एक इतिहास का काफी प्रसिद्ध पात्र होता ही था, लेकिन उस समय की जो वो काल होता था या उस समय की जो तिथियां होती थी या घटनाएं जो हैं वो लेकिन इससे कम मेल खाती हैं। हो सकता है नायक जो है वो इतिहास का प्रमुख पात्र है, लिखा हो, लेकिन उस समय कल्पना का उन्होंने जो तिथियां थी, घटनाएं थी, इनका कम मेल खाती हैं। और जो इन काव्यों की इस प्रकार जो भी काव्य में इतिहास की अपेक्षा कल्पना का बहुत अधिक समावेश था। और जो कवि द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती थी वो कल्पना के आधार पर लिखी जाती थी। जो भी घटनाओं को वो कल्पना करते थे और उनमें ऐतिहासिक तत्व जो होते थे उनको समावेशित करके कुछ
सत्य बातें और कुछ कुछ कल्पना का उसमें वो लिखा करते थे अपनी रचनाओं में, तो कल्पना का प्राचुर्य उसमें माना जाता है। और आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, तो जो वीर गाथा काल के जो कवि थे उन्होंने अपने जो आश्रयदाता राजा थे उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है सभी रचनाओं में। और इसमें चारण कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को राम कृष्ण जैसा बिल्कुल एकदम श्रेष्ठ बताया है, उनको उनके जैसा श्रेष्ठ और महान एकदम घोषित कर दिया है। और जो कवि थे वो इतिहास को अतिशयोक्ति के ऊपर न्यौछावर कर देते, जैसे कि पृथ्वीराज रासो अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान को उन सभी राजाओं का विजेता बताया गया जो उसके शासन काल के पूर्व ही मर चुके थे। तो ये कुछ उसकी जो प्रामाणिकता पर संदेह जो की स्थिति है वो इसीलिए है कि जैसे उसमें कई ऐसे राजा हैं जिनको उन सभी के बारे में भी उन सभी का भी विजेता बताया गया जो पहले से ही उसके शासन काल से पहले ही जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। और राजाओं का जो सौंदर्य था, यश, वीरता, धन, वैभव, इनका भी बहुत ही वर्णन जो था वो बहुत ही अत्युक्त किया गया है। और अगर तीसरा है अप्रामाणिक रचनाओं की अधिकता, तो वीर गाथा काल की जो अधिकांश रचनाएं हैं उनके काल, संवत और जो घटनाओं की अशुद्धि के कारण इसको अप्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि इस काल में जैसे पृथ्वीराज रासो लिखी गई, खुमान रासो लिखा गया और बीशल देव रासो, परमार रासो, ये सभी जो रचनाएं लिखी गई इनका काल, संवत, घटनाएं जो हैं वो अगर समकालीन इतिहास के काल से, संवत से और घटनाओं से अगर मैच की जाए तो वो मेल नहीं खाती हैं, उनसे मिलान किया जाए तो वो मेल नहीं खाती हैं। इससे अलग जो विषय और भाषा का जो संबंधी जो परिवर्तन हो रहे थे वो परिवर्तन होने के कारण इन ग्रंथों को मूल रूप में पहचानना भी कठिन हो गया है। और चौथा है युद्धों का सजीव वर्णन, तो इस काल के जो कवि होते थे वो उनमें ये प्रमुख प्रवृत्ति थी कि वो युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। वे कलम की तलवार की वो जो कलम रूपी जो तलवार है वो उसके एकदम धनी समझे जा सकते हैं ये। और जैसे वो अपने आश्रयदाता के युद्ध में जो भी भाग लेते थे उनके साथ एक तो अगर नहीं भी जाते थे लेकिन वो बिल्कुल हूबहू ऐसा वर्णन कर देते थे कि उसको पढ़ के सभी को एकदम प्रेरणा मिले, सभी में एकदम वीरता का भाव आए, पराक्रम का एकदम भाव जागृत हो। तो जो पराक्रम, लेकिन वो स्वयं भाग नहीं लेते थे और अपने सिर्फ आश्रयदाता का युद्ध का वर्णन करते थे। और अगर पांचवा है नारी वर्णन, तो वीर गाथा काल के जो कवि थे उन्होंने नारी के अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य और कई इसका भी सबका एकदम नखशिख सौंदर्य का भी बिल्कुल हूबहू वर्णन किया है। और जो ये भी एक वजह रही है युद्ध होने की, क्योंकि युद्ध का एक प्रमुख कारण नारी भी रहा है, क्योंकि उस समय जो सुंदर राजकुमारियां होती थी उनके लिए युद्ध किया जाता था, राजाओं में युद्ध होते थे। तो जो कवि होते थे, कवियों ने युद्ध के लिए वो क्या करते थे, किसी भी सुंदर नारी की कल्पना कर लेते थे और जिसकी प्राप्ति के लिए जो एक राजा दूसरी राजा पर आक्रमण करता था। और बस ये इसी प्रकार एक मतलब कहा जा सकता है कि नारी जो थी एक बहुत बड़ा कारण बन गई थी युद्ध होने का उस समय। और कुछ प्रवृत्तियों की बात करेंगे। रासो ग्रंथ की रचना, तो रासो ग्रंथ हमने अभी देखे हैं, काफी सारे रासो ग्रंथ की उस समय रचना हुई। तो वीर गाथा काल के जो सभी ग्रंथ थे वो उनमें रासो शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो और परमार रासो। इस तरह के कुछ में बार ये कुछ रचनाएं हैं जो जिनमें रासो शब्द प्रयोग होता था। तो रासो शब्द के बारे में भी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि कुछ विद्वान इसे रहस्य, रसायन ये सब मानते थे और कुछ रासो शब्द की उत्पत्ति इसकी अगर रहस्य या रसायन आज से मानते थे तो ये कि एकदम भ्रामक सी मानी जाएगी। और कुछ तो रासक का पर्याय मानते थे, अगर इसी को ही एक अगर प्रमाणित माना जा सकता है, इसको ही ज्यादा माना जा सकता है कि रासो शब्द मूलतः रासक का पर्याय है, जो एक छंद भी है और जो चरित्र काव्य भी।
और इसके कुछ समय पश्चात इसका प्रयोग भी गेय रूपक के अर्थ में होने लगा था और कालांतर में जो वीर रस युक्त रचनाएं रासरस छंद में लिखी जाने लगी थी। ऐसे और जो ऐसे काव्य थे उनको रासो काव्य कहा जाने लगा था। और अब है वीर और श्रृंगार रसों की प्रमुखता। तो इस काल की जो रचनाएं थी उसमें वीर और श्रृंगार रस बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है, प्रचुरता से मिलता है। इसमें इस काल में वीर रस का जैसा सुंदर वर्णन मिला है वैसा कहीं किसी और रचनाओं में नहीं मिलता है। इसके और जो रचनाएं हैं इसके बाद जो लिखी गई उनमें नहीं मिलता है जैसा उस समय की रचनाओं में मिलता है। और क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि उस युग में युद्ध बहुत हो रहे थे और युद्धों का बिल्कुल वैसा ही वर्णन कवि उस रचनाओं में अपनी करते थे, जिसमें उस समय वृद्ध लोग भी थे, वो भी इतना अच्छे से वर्णन किया जाता है कि वृद्ध लोगों के मन में भी एकदम उत्साह हो जाए, युद्ध के प्रति एकदम उत्साह भर आता था। और युद्धों का एक मूल कारण जो थी वो नारी भी थी, तो जिसको कल्पित रूप में के माध्यम से ही कवियों ने अपने श्रृंगार का वर्णन भी किया है। और श्रृंगार रस के जो वर्णन में कवियों ने जो षट ऋतु हैं और नक्सिक वर्णन इन सभी परंपराओं को भी ध्यान में रखा है। तो वीर गाथा काल को अगर हम इस प्रकार माने तो ये वीर रस और श्रृंगार रस की प्रमुखता जो है वो इसी युग में मिली है, इसी काल में मिली है। और इसके बाद है प्रबंध और मुक्तक में रचना। तो इस काल के कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य शैली को अपनाया था। तो जैसे प्रबंध काव्य की दृष्टि अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो है और मुक्तक काव्य की दृष्टि देखें तो वो विश्वदेव रासो, इसका काफी स्पष्ट उदाहरण हो सकता है। और काव्य की जो अन्य शैलियों का प्रचलन जो था वो इस युग में नहीं हो पाया था। और इसके बाद है विविध छंदों का प्रयोग। तो इस युग में कविता में छंदों को बहुत प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है, जैसे दोहा हो गया, गाथा हो गया, गाहा हो गया, आर्या, रोला, उल्लाल, छप्पे, कुंडलियां, सट्टक, इन सभी छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया था। और इस युग में जो छंद विधान चमत्कार जो प्रदर्शित ना होकर भावों को उद्दीपित करने वाला ही था। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसानुकूल उत्पन्न करते हैं, कंपन उत्पन्न करते हैं। ये उन्होंने जो अगर उस समय के जो ग्रंथ के आधार पर चंद्रवरदायी थे उनको छंदों का सम्राट कहा जा रहा था। इस प्रकार जो छंदों का बहुत सारे प्रयोग जो किए जा रहे थे उनके आधार पर कहा गया है। और भाषा की बात करें तो इस युग में जो कविताएं मिली हैं वो साहित्यिक अपभ्रंश मिश्रित जो राजस्थानी भाषा है या डिंगल भाषा कहें तो इनका प्रयोग अधिक मिला है। और उस समय की भाषा में वीर रस प्रधान भाषा रही है और इसमें चारण लोग जो थे वो गा गा कर पढ़ते थे। इस समय की जो रचनाएं होती थी इससे अलग जो इस युग में भाषा अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा थी जिसे पिंगल कहते हैं। तो जो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश थी उसको डिंगल कहा जाता था और जो ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश मिश्रित ब्रजभाषा थी उसको पिंगल के नाम से पुकारा जाता था। तो और इस युग में अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का भी खूब प्रयोग होता था। मुख्यतः इस युग की जो भाषा थी, इस काल की जो भाषा थी वो डिंगल और पिंगल इस काल की मुख्य भाषाएं रही हैं। तो ये कुछ प्रवृत्तियां थी आदिकाल की। आदिकाल की हमने विशेषताएं पढ़ी आज, उनका नामकरण देखा और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन थे। और अगर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको किसी प्रकार का आपको सुझाव देना हो तो प्लीज़ अवश्य दें, कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़, नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो नोटिफिकेशन मैम ऑन कर लीजिए। नीलम जी, हो सकता है कुछ इशू हो गया हो लेकिन क्लासेस बिल्कुल लेट नहीं होंगी। 7:05 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7 बजे से 7:05 तक। हो सकता है कुछ आपके उधर इशू रहा हो, बाकी मैं भी चेक कर लूँगी। बाकी कुछ अगर नेटवर्क इशू हो गया होगा कुछ इसलिए नहीं मिला होगा
क्लासेस तो रोज हो रही है, बस संडे में नहीं हुई है, संडे में क्लासेस नहीं हुई है, संडे में नहीं हुई है। उसका आगे से सैटरडे को बता दूंगी संडे में किस टाइम क्लास होगी। तो और किसी की कोई समस्या हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।